मैं किस्सा हूँ कहानी हूँ चला जाऊंगा। मैं किस्सा हूँ कहानी हूँ चला जाऊंगा, तेरे रंगों की निशानी हूँ चला जाऊंगा। फिर ना आऊंगा तुझसे मैं उलझने, मैं बहता पानी हूँ चला जाऊंगा। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर केमिस्ट्री में वो पढ़ने वाले हैं। वो है मेटल एक्सट्रैक्शन एंड एलॉय, धातु और उसका निष्कर्षण और जो है मिश्र धातु। देखिए, हम जो साइंस जो स्टार्ट किए हैं, साइंस में हम उन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, जहाँ हमें बेसिक की जरूरत है, बेसिक चीजों को जानने की जरूरत है। अतः आप कोई भी, ये मैं नहीं कहता सब कोई देखे, लेकिन जब भी कोई देखेगा तो निश्चित है कि उनको ये इस वीडियो को देखने के बाद फायदा पहुंचे। मेरा कोशिश रहेगा इस प्रकार इस वीडियो को मैं डिजाइन करूंगा या मैं इस पे काम करूंगा, ताकि जो भी चाहे जब भी देखे उसको लगे कि हाँ, इससे ये वीडियो देखने के बाद हमारा मैक्सिमम जो है कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आज हम इसी सीरीज में एक नया चैप्टर को ऐड करते हैं। वो है हमारा धातु और उसका निष्कर्षण और मिश्र धातु। तो देखिए, धातु और उसका निष्कर्षण और जो मिश्र धातु है, इससे तरह तरह के क्वेश्चन बनता है। या तो धातु का आपसे गुण पूछेगा, गुण में भी वो भौतिक गुण अलग होता है और रासायनिक गुण अलग होता है। फिर जो है धातु को हम कैसे निकालते हैं, फिर उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, धातु का कौन कौन सा अयस्क होता है, यानी उसका निष्कर्षण कैसे हम धातु को, क्या धातु हमें जो है मुक्त अवस्था में मिलता है, नहीं, धातु किसी न किसी के साथ जो है मिला हुआ रहता है अयस्क के रूप में। ठीक, तो हम धातु का निष्कर्षण पढ़ेंगे, यहां से क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ मिश्र धातु, जब हम दो धातुओं को आपस में मिलाते हैं, जिससे मिलावट नहीं होता है कि लोग जो है महंगा चीज में सस्ता चीज मिला करके बेच देता है, मिलावट। उसी प्रकार जैसे आप लोग सुने होंगे, जब आभूषण बनता है सोना चांदी का, सोना का, तो सोना तो शुद्ध कैरेट, शुद्ध जो है 24 कैरेट का रहता है। लेकिन जो हम इसको जो है 2 कैरेट खाद के रूप में, या तो कॉपर, या तो कॉपर या नहीं तो एजी यानी कि सिल्वर मिलाते हैं और 22 कैरेट ही सोना देते हैं। इस प्रकार जो बना एक मेरा मिश्र धातु, यानी कि जब दो धातुओं को मिक्स करते हैं, मिश्र धातु जो बनता है, उसका जो क्वालिटी होता है, जो उसका स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम मिश्र धातु देखेंगे, हमारे पास जो है तांबा है, कांसा है, फिर गन मेटल है, ये सिल्वर, जर्मन सिल्वर है। इन सबको देखेंगे किन किन चीजों को मिक्स करने पे कौन कौन सा मिश्र धातु बनता है, तो हम इसका भी इंपॉर्टेंस जानेंगे, ताकि धातु का जो रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, धातु ज्यादा पहले की तुलना में मजबूत हो जाता है, धातु कम क्षय होता है, यानी उसका क्षरण जो है बहुत धीरे होता है जब हम उसको मिश्र धातु में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर में जो हम पहले धातु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका निष्कर्षण पढ़ेंगे, देन जो है हम एलॉय यानी कि मिश्र धातु के बारे में जानेंगे। धातु का जो गुण है, तो देखिए, धातु का गुण पढ़ने के लिए हम इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला तो भौतिक गुण और दूसरा जो हम देखेंगे उसका रासायनिक गुण। अगर हम भौतिक गुण का बात करें, इसमें 4-5 गुण है धातु के पास। चलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं कौन कौन सा भौतिक गुण है, फिर देखते हैं। तो हम अब जो है धातु का जो है भौतिक गुण देख रहे हैं। कैसा गुण है ये हमारा भौतिक गुण है। भौतिक गुण में पहला नंबर जो है कठोरता, धातु जो है कठोर होता है। देखिए, जनरली जो है धातु जो है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। देखिए, अवस्था पदार्थ का 5 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। एक होता है बॉस आइंस्टीन अवस्था। जैसे अगर हम ठोस का बात करें, जैसे हम एक एग्जांपल, ये जो एप्पल जो है, सेब जो है, यह ठोस है। ठोस में क्या होता है, इसका आकृति निश्चित रहता है, कहीं भी इसको ले जाएंगे तो इसका आकृति इसी प्रकार से रहेगा। वही अगर द्रव्य का बात करें, तो यह द्रव्य जो है आकृति उसका डिपेंड करता है किस बर्तन में, किस पात्र में। अगर मान लीजिए इसमें पूरा पानी है, तो पानी का आकार इस बोतल के जैसा हो गया। अगर हम इसको जो है हम इस ग्लास में कर देंगे पानी को, तो अब जो है इस ग्लास के आकार के रूप में पानी आ जाएगा। इस प्रकार जो हम समझ सकते हैं, जो ठोस होता है उसका आकृति निश्चित होता है और साथ साथ वो ज्यादा कठोर होता है। तो आखिर जो धातु है, धातु प्राय ठोस अवस्था में पाया जाता है, वो काफी ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। लेकिन इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर हम देखें लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, ये मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। वही अगर बात करें, एक है Hg, मरकरी। मरकरी जो है ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो हम जनरली धातु क्या होता है, हमारे पास कठोर होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब मुलायम होता है।
और जो है एक है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, वो है मरकरी। दूसरा हम धातु का गुण देखते हैं, धात्विक चमक। देखिए धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे आप देखते होंगे लोग जो आभूषण जो बनाते हैं, सोना चांदी का जो जेवर जो बनता है, ये काफी ज्यादा चमकता है। तो धातु में एक चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। एक उसी प्रकार से है कि धातु में ध्वनिक यानी कि आवाज, उसका एक विशेष गुण है। जैसे अगर घंटी जो इसको में जो टन 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 जो बजता है वो धातु का बना रहता है, इसलिए वो काफी ज्यादा अच्छा आवाज करता है। वही अगर हम बोर्ड को ऐसे पीटे तो क्या वो इस प्रकार से आवाज निकाल पा रहा है? नहीं निकाल पा रहा। तो धातु का एक गुण है, उसमें ध्वनिक यानी कि आवाज होता है काफी अच्छा। एक है आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब है कि पीट करके हम उसको जो है ना चादर बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा आघात वर्ध जो धातु है हमारे पास वो सोना है, ठीक ना जी, हाँ सोना। तो सोना जो है 1 ग्राम अगर सोना का बात करें, इससे हम 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर जो है चादर बना सकते हैं, बस 1 ग्राम सोना से, ठीक। उसके आगे है तन्यता। तन्यता का मतलब तो उसको घींच करके कितना जो है डक्टाइल है, यानी हाँ डक्टाइल मतलब तन्यता, कितना ज्यादा लंबा उसका हम वायर यानी कि तार बना सकते हैं, यानी कि इसका तार बनाना, उसी को कहते हैं तन्यता। तो सबसे ज्यादा तन्यता और जो आघातवर है वो हमारे पास सोना। अगर 1 ग्राम सोना अगर किसी को दे दे तो वो 2 किलोमीटर जो है लंबा वायर बना देगा, पतला, ठीक। अब अगला गुण है धातु का कि वह जो है सुचालक होता है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे जगह ले जाने में यह हेल्प करता है। कौन? धातु। मान लीजिए अगर ये धातु है तो ये अपने से होकर जो उष्मा को जाने देगा, अपने से होकर उष्मा रहे या विद्युत रहे जाने देगा। धातु का यह गुण है। यह इसलिए होता है क्योंकि धातु में पाया जाता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है उस हीट को या उस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। कौन? धातु। अगला है गलनांक। गलनांक का मतलब है कि पिघलना, मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम किसी धातु को हीट करेंगे, उसको पिघलाएंगे, तो हमें ज्यादा हीट देने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए धातु कठोर होता है, बहुत ही ज्यादा जो है आकर्षण बल के साथ वो जुड़ा रहता है। अगर उसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो गलनांक इसका क्या है? ज्यादा है, यानी कि उसको गलाने के लिए ज्यादा हीट देने की आवश्यकता ही पड़ती है। चलिए हम धातु को तो हम देख लिए, अब हम धातु में ही भी कुछ जहां से क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिलता है, हम देखते हैं पहला कि मुक्त अवस्था में कौन कौन सा धातु पाया जाता है। मुक्त अवस्था का मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ना ऑक्सीजन से, ना अम्ल से, ना क्षार से, ना हवा से, ना पानी से। तो वो जो मुक्त मतलब फ्री रहेगा। अब खुद मतलब सोना जो है किसी से अभिक्रिया और प्लेटिनम किसी से अभिक्रिया नहीं करता, वो जो है एग्जिस्ट करता है मुक्त अवस्था में। तो हम याद रखेंगे मुक्त अवस्था में सोना और प्लेटिनम। इसीलिए हम ये सब धातु का क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते, ताकि यह जो धातु कभी खराब ना हो। सबसे भारी धातु अगर पूछ लिया जाए तो ऑस्मियम। ऑस्मियम सबसे ज्यादा वजन वाला है। सबसे हल्का कौन है? तो लिथियम। अगर हम लिथियम का थोड़ा बात करें तो लिथियम जो है ईवी में ईवी का बैटरी बनाने में लिथियम आयन का यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो गाड़ी चलता है, उसमें जो बैटरी बनता है कहीं कहीं लिथियम आयन का यूज होता है। एसी में भी इसका यूज होता है। जो एसी का जो आर्द्रता जो होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में जो काम आता है, वो लिथियम को वहां यूज करते हैं। लिथियम सबसे क्या है? हल्का है। साथ ही साथ लिथियम क्या है? मुलायम भी है। तो इस प्रकार हम देखिए एक एक चीज, सारा का सारा फैक्ट जो जहां जहां से एग्जाम में आता है, हम उसको लाने का यहाँ कोशिश किया। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं और इस वीडियो को लगातार आप देख लीजिएगा तो निश्चित कहते हैं कि आपको जरूर जो है बेनिफिट होने वाला है। आगे हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो कठोर धातु है वो है टंगस्टन। टंगस्टन का एक चीज ध्यान रखिए, इसका गलनांक जो है, गलनांक बहुत ज्यादा हाई होता है। और साथ साथ गलनांक ज्यादा हाई है, यानी कि बहुत ज्यादा हीट देने के बाद यह पिघलेगा। इसीलिए हम इसको जो बल्ब का फिलामेंट, यानी कि फिलामेंट जो बल्ब जो रहता है, इस प्रकार से जो बल्ब जो रहता है, बल्ब का फिलामेंट, ये ठीक ना, ये बनाते हैं हम किससे? टंगस्टन से। फिर हम आगे देखते हैं भविष्य की धातु। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा गया है। सबसे महंगा अगर धातु का बात करें तो वो प्लेटिनम है। प्लेटिनम को हम उजला सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड कहते हैं। अगर हम क्रियाशील का बात करें, देखिए क्रियाशील मतलब है दूसरे के साथ किस प्रकार, कितना तेजी से वो रिएक्शन में भाग लेता है, मिलता है, ठीक है ना। तो क्रियाशील
कोई भी तत्व क्यों होता है हम अभी समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम उसी टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं, आखिर कोई तत्व क्रियाशील क्यों है। वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से या तो एक्सेप्ट कर रहा या तो डोनेट कर रहा है। जो जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ठीक है ना, वो ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। ठीक, अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम याद कर लेते हैं, जो फ्रेंसियम है और जो पोटेशियम है ये अति अति क्रियाशील है, बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है, मतलब रिएक्टिव एलिमेंट कहते हैं इसको। हड्डियों में पाए जाने वाला जो धातु है वो हमारे पास कैल्शियम है। कैल्शियम जो है बोन में, दांतों में, हड्डियों में पाया जाता है। इस प्रकार हम धातु देखें। अगर हम अधातु का बात करें, देखिए अधातु का भी कुछ कुछ बात कर लेते हैं। अधातु कठोर नहीं होता, जनरली मुलायम होता है। चलिए हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अधातु को भी। आप लोग लिख सकते हैं। चलिए हम अधातु को देख लेते हैं। देखिए अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, ना ही उसको पीटने पे कोई विशेष प्रकार की आवाज निकलता है। अधातु भंगुर होता, अतः उसे हम पीट करके जो चादर नहीं बना, आघातवर्ध नहीं होता है। साथ ही साथ इसे जो है घींच करके लंबा तार नहीं बनाया जा सकता। प्रायः इसका गलनांक जो है, क्वथनांक गलनांक निम्न होता है। यह जो है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा, कुचालक होता है। परंतु एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए ग्रेफाइट जो है कार्बन का बना रहता है और इसमें जो है एक कार्बन जो है 3 कार्बन से ही रहता है जुड़ा हुआ, अतः जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ठीक है, हम कार्बन वाले चैप्टर में इसको देख लेंगे। फिलहाल याद रखिए ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण यह जो उष्मा और विद्युत का क्या है, चालक है। वैसे अधातु क्या है, एक्सेप्शन है, अधातु कुचालक है, उष्मा और विद्युत, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं, क्योंकि अधातु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना। वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा आपको, धातु में मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण जो है वह विद्युत और उष्मा का चालक होता है। याद रखेंगे इसमें ग्रेफाइट जो है इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यह जो है एक्सेप्शन हो गया। अगर हम बात करें अधातु में, अधातु प्राय मुलायम होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें भी, मुलायम तो है पर जो हीरा सबसे कठोर तत्व होता है, कठोर हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। अगर हम हीरा का बात करें, इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा आता है, 2.42 ऐसे कुछ होता है। साथ ही साथ हीरा जो है एक कार्बन जो है प्रत्येक 4 कार्बन से, एक कार्बन जो है 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। हीरा में जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यह काफी ज्यादा चमकदार होता है। हम कार्बन वाले चैप्टर में और इसको देख लेंगे, ठीक। ये दोनों कार्बन के अप्रूप है। एक और होता है C60 फुलेरिन कहते हैं, बंकमिंस्टर फुलेरिन, ये तीनों कार्बन का ही अप्रूप है। फिलहाल हम अधातु को देखते हैं। अधातु प्राय ठोस, द्रव, गैस, जैसे धातु प्राय किसमें, ठोस में मिलता था, लेकिन अधातु जो है तीनों रूप में मिलेगा, ठोस के रूप में भी, गैस के भी रूप में और द्रव्य के भी रूप में। अगर हम बात करें द्रव्य के रूप में, एक है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव्य, बताइए आप कि कौन सा धातु था जो कि द्रव्य था, तो वो हो जाएगा हमारा Hg यानी कि मरकरी। फिर अगर हम बात करें ठोस के रूप में, तो आयोडीन है ठोस के रूप में, कार्बन है ठोस के रूप में, ठीक, फास्फोरस है ठोस के रूप में, सल्फर है ठोस के रूप में। आयोडीन का हम जो है यूज करते हैं नमक Ki, याद कीजिए हम पढ़ाए थे पोटेशियम आयोडाइड के रूप में, ठीक ना, Ki नमक में यूज करते हैं, आयोडीन युक्त नमक, ताकि घेघा रोग न हो। घेघा में क्या होता है, यहाँ ग्वाइटर नाम का यहाँ एक ग्लैंड है, थोराइड ग्लैंड, ये फूल जाता है। इस प्रकार फूल जाने के बाद घेग यानी घेघा रोग हो जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। हम नमक में पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं ताकि घेघा रोग से बचा जा सके। वही अगर हम बात करें फास्फोरस का, तो फास्फोरस जो है हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में, हड्डियों में। अगर हम बात करें हड्डी में फास्फोरस पाया जाएगा। साथ ही साथ चूहा मारने वाला जो दवाई है जिंक फॉस्फाइड, अगर हम लिखें जिंक फॉस्फाइड नाम करके एक दवाई चूहा मारने वाला, ये फास्फोरस से बनता है। फास्फोरस का उपयोग जो है आपको जो है माचिस उद्योग में होगा, सलाई वाला उद्योग में, वो भी रेड फास्फोरस, ठीक ना। अगर हम
फास्फोरस का बात करें, दो प्रकार, एक होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इतना ज्यादा अभिक्रियाशील होता है कि हवा के संपर्क में ही, यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें आग पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम रेड फास्फोरस का बात करें, इसका जो है सलाई उद्योग में इसका यूज होता है। अगर हम बात करें कि जो हवाई जहाज है या समुद्री जहाज, सॉरी समुद्री जो जहाज है, इसमें सिग्नल्स के लिए, ठीक ना, फास्फोरस का यूज किया जाता है। होम सिग्नल्स आता है उसके लिए हम फास्फोरस का यूज करते हैं। हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है, दूध में भी फास्फोरस रहता है, ठीक है ना, कैल्शियम भी रहता है, फास्फोरस रहता है, जिंक रहता है। और माचिस उद्योग में ये सब फास्फोरस का यूज है, जो कि एग्जाम में जनरली पूछा गया। और व्हाइट फास्फोरस जो है अति क्रियाशील रहता है। व्हाइट जो है आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया। कौन? उजला फास्फोरस, उजला फास्फोरस। अगर हम बात करें सल्फर का, तो ये इस प्रकार जो ये जो आयोडीन है, कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु हैं। वही अगर बात करें गैस के रूप में, तो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब जो है अक्रिय गैस है, यानी अधातु है। लेकिन ये जो नोवेल गैस कहते हैं ये लोग को, नोवेल गैस। नोवेल गैस का कहानी यह है कि यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसका जो ऑक्टेट है, यानी कि लास्ट अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो पूर्ण रहता है, यानी पूरा भरा हुआ रहता है। अतः यह किसी से रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, नोवेल गैस। अगर हम बात करें कि रेडॉन को छोड़ करके सभी बाकी सभी जो है वायुमंडल में पाए जाते हैं। वही अगर जेनॉन का बात करें, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ये सब हमारा क्या हो गया? नोवेल गैस, यानी अष्टक पूरा। और नोवेल गैस जो रहता है वो 18वां ग्रुप में रहता है, 18वां नंबर ग्रुप में। अगर हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो 1 से लेकर के 18 तक ग्रुप है, तो सबसे अंतिम वाला ग्रुप में ये नोवेल गैस रहता है। नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 78%। जहां से भी जनरली क्वेश्चन आता है, हम 360 अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, ताकि मेरा कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से इधर गिधर जहां से भी क्वेश्चन आता है वो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और वहां से मेरा क्वेश्चन फिट बने। अगर हम नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया एक यौगिक है, इसमें नाइट्रोजन का यूज होता है। जैसे अगर बात करें लाफिंग गैस NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम बात करें HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ये सब नाइट्रोजन के ही यौगिक हैं। नाइट्रिक अम्ल जो है एक्वारेजिया यानी अम्ल राज बनाने में यूज होता है। साथ ही साथ उर्वरक और विस्फोटक बनाने में भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज होता है। अब ये है हंसाने वाली गैस, ठीक ना, तो NO2। अमोनिया जो है हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है उसको जो लीवर जो है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। हमारे शरीर में जो अमोनिया बनता है, प्रोटीन के डाइजेशन से अंततः अमोनिया बनता है। अमोनिया को जो है लीवर के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसी यूरिया को हम यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर करते हैं। लेकिन आप लोग देखिए, जहां सार्वजनिक शौचालय है, यानी कि जहां पे टॉयलेट बाथरूम है, वहां पे क्या होता है? गंध करता है। गंध करने का रीजन यही है कि अमोनिया, यानी कि जो यूरिया जो है, हम जो यूरिनेशन करते हैं, यूरिया जो है अभिक्रिया करके वायु से, हवा से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। और यही अमोनिया जो महकता है हवा से रिएक्शन करने के बाद, वो जो है शौचालय के आसपास यही अमोनिया का दुर्गंध फैला रहता है। तो अमोनिया याद रखेंगे, ठीक ना। अमोनिया जो बनता है इसमें हाइड्रोजन चाहिए, और यह जो जिस प्रोसेस से बनता है इसको हेवर विधि कहते हैं, हेवर मेथड, हेवर प्रोसेस से अमोनिया बनता है। हम नाइट्रोजन को देखें, अगर हम हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन को हम भविष्य का भी ईंधन कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा हाई होता है। इसका जो ऊर्जा क्षमता बोले तो ज्यादा होता है। इसका घनत्व यानी कि यह हल्का होता है, घनत्व कम यानी कि हल्का होता है। यह हवा से हल्का होने के कारण यह जो है आपको, देखिए भारी रहता तब नीचे मिलेगा, हल्का है तो ये ऊपर मिलेगा आपको। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो वनस्पति तेल से हम जब वनस्पति घी बनाते हैं, वनस्पति घी यानी डालडा जो बनता है, वो उसमें भी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के द्वारा जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। इस प्रकार हम हाइड्रोजन का भी कुछ बात देख ले। हाइड्रोजन जो है अति मतलब ज्वलनशील है, क्या है? ज्वलनशील है। और यह जो है जलता है पॉप के साथ, पॉप साउंड के साथ, यानी फड़फड़ा करके जलेगा। पॉप साउंड के साथ जो है कौन जलेगा? हाइड्रोजन जलेगा। देखिए ये हाइड्रोजन से इतना सारा क्वेश्चन आया गया एग्जाम में, पूछा गया, इसलिए हम जहां से भी आया है क्वेश्चन हम उसको हम
क्लियर करने का कोशिश किया। आपको नाइट्रोजन से आया है, अगर हम बात करें ये इस जो भी अभी हम बताएं सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आप ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे आपका बिहार पुलिस या एनटीपीसी या बिहार जो ये होता है सचिवालय वाला जो परीक्षा होता है इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन, मतलब हर एक एग्जाम में बताइए इस टाइप का क्वेश्चन, ये सब टाइप का क्वेश्चन देखा जाता है। अगर हम ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन जो है वाटर इसका मुख्य यौगिक है, ओजोन इसका मुख्य यौगिक है। चलिए अब तो लगभग हम अधातु को देख लिए, अब मेन जो हमको देखना है वो हमारा धातु और धातु का निष्कर्षण। हम धातु को देखने से पहले हम धातु का भौतिक गुण तो देख लिए, अब हम उसका कुछ रासायनिक गुण देखते हैं, देन उसके बाद जो है हम ये वाला एक्सट्रेशन और एलॉय देखेंगे। तो हम धातु का अब क्या देखने वाले, रासायनिक गुण। हम धातु का रासायनिक गुण पढ़ने से पहले हम ये देखना चाहेंगे कि कोई भी जो एलिमेंट है, तत्व है, वो आखिर रिएक्शन में भाग क्यों लेता है। तो तत्व जो है, तत्व को अगर हम और भी उसको बारीक से देखें तो हमें पता चलता है कि तत्व जो है मुख्यतः 3 मेजर जो उसका कंपोनेंट है उनसे मिलके बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन जो है यह कक्षा में रोटेट करता है, ये एक परमाणु है, तत्व जो है अणु से बनता है, तत्व जो है अणु से बना है और अणु जो है परमाणु से बना है। परमाणु जो है कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इन तीनों से मिलकर बना है। वही अगर बात करें परमाणु का एक स्ट्रक्चर देखिए तो ये इसका परमाणु है और ये इसका केंद्र है, क्या है, नाभिक है, केंद्र है। और केंद्र में पाया जाता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पी और एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको कहाँ मिलेगा, केंद्र में पाया जाएगा। जो प्रोटॉन रहता है इसके पास प्लस का चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन, यानी कि इसके पास 0 चार्ज होता है। वही अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, यह कक्षा में यानी कि रोटेट करते रहेगा और इसके पास जो चार्ज होता है यह नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास जो है अपोजिट चार्ज है, यानी कि एक के पास धन आवेश, एक के पास ऋण आवेश, अतः इसके बीच एक जो है एक बंधन बना रहता है और उस बंधन के कारण, देखिए अपोजिट साइन है तो अट्रैक्शन बना रहेगा और अट्रैक्शन के कारण जो है यह जो है इस कक्षा में रोटेट करते रहता है, ठीक। लेकिन जब किसी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्यों करेगा त्याग, क्योंकि ये जो बंधन है यह स्टेबल रहे, इसके लिए चाहिए कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन रहे। देखिए प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करता है, ठीक। मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा प्रोटॉन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो सारा का सारा चीज केंद्र में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहता है, कक्षा में रहता है। अगर उसको खींच लेगा प्रोटॉन तो केंद्र में आ जाएगा, नहीं खींच पाए, इसलिए दोनों का संख्या क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे परमाणु के आकारों में। यानी कि जितना इधर से मान लीजिए कोई खींच रहा 2 आदमी और उधर से अगर 50 आदमी है तो 2 आदमी को खींच लेगा, नहीं खींच लेगा। अगर बैलेंस तभी बना रहता है, जैसे आप गाय या भैंस ये सबको देखे होंगे, गाय भैंस जब ज्यादा ताकत से खींचता है तो आदमी को भी लेकर के भाग जाता है, ठीक है, हमको पता है। आप लोग भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। अगर मान लीजिए गाय या भैंस जितना कस के वो रस्सी को ताने उतना ही कस के कोई आदमी पकड़े हुए है तो क्या स्टेबल रहेगा, नहीं तोड़ पाएगा, नहीं भाग पाएगा। उसी प्रकार कोई भी परमाणु स्टेबल रहे इसके लिए होना क्या चाहिए, जितना प्लस वाला चार्ज उतना ही माइनस वाला चार्ज। तो जब एक्सेस हो जाएगा माइनस वाला चार्ज तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा केंद्र में रहता है, ये कहीं आएगा जाएगा नहीं, बस एक्सचेंज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाती है तो दूसरे से ले लिया जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन
एक्सेस हो जाता है तो दूसरे को, जहां जिसके पास कमी है उसको दे दिया जाता है। अगर हम धातु का बात करें, धातु के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है, अतः जो है वो किसी को दे देता है। किसको देगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस में रहने से जो रहता है, बैलेंस होने से क्या रहता है कि परमाणु स्टेबल रहता है। तो परमाणु स्टेबल बनाने के लिए सभी कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं। अगर कहीं ज्यादा है, जैसे धातु के पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, वो डोनेट करेगा जहां पे कम है। वही अगर अधातु का बात करें, या नहीं तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा जिसके पास क्या है, ज्यादा है। अब देखिए रिएक्शन में जो भाग लेता है जनरली इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज हमको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है वो जो है कम वाले को देगा। जैसे धातु के पास क्या है, ज्यादा है, और अधातु के पास क्या है, कम है, तो ये अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके पास कमी था तो इसके पास आ गया, तो ये भी स्टेबल है। इसके पास बहुत ज्यादा था, दे दिया, तो अब ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो कोई भी चीज स्टेबल होने के लिए ही रिएक्शन में भाग लेता है। अगर हम बात करें रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हम देखेंगे कि धातु जो है ऑक्सीजन के साथ इसका कैसा बिहेवियर है, किस प्रकार रिएक्शन करता है। वही अगर बात करें ऑक्सीजन के बाद हम देखेंगे कि ये वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्शन करता है। वाटर के बाद हम देखेंगे कि अम्ल के साथ, फिर जो है अधातु या नहीं तो धातु का ही लवण, धातु के लवण के साथ किस किस प्रकार से यह जो है रिएक्शन में भाग लेता है। देखिए ऑक्सीजन से जब भाग लेता है, देखिए ऑक्सीजन जो है किसी भी चीज को जलने में भी सहायक है। अगर कोई भी चीज का दहन होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के संपर्क में ही होगा, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही किसी भी चीज का दहन यानी कि जलना होता, उसी जलने की प्रोसेस को हम दहन कहते हैं। या हम देखेंगे कि जो धातु है, जो हमारे पास मेटल है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि धातु का ऑक्साइड बनाएगा, साथ ही साथ H2 गैस देगा। कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। और हाइड्रोजन गैस जो है ये यहां से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो है एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये धातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है, यहां से क्वेश्चन बना है। तो हम याद रखेंगे सामान्यतः जनरली जो है यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी कि जल में घुल करके OH- आयन देने का काम करेगा। pH का मान 7 से ज्यादा होगा, तो अतः यह जनरली क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन कुछ जैसे जिंक का या आपको एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड जो होता है ZnO या Al2O3, ये सब का जो ऑक्साइड होता है यह अम्लीय और आपको क्षारीय दोनों प्रवृत्ति का मिलेगा। इसलिए इसको हम उभयधर्मी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आया, जिंक और एल्युमिनियम अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। वही अगर बात करें वाटर के साथ जो रिएक्शन है मेटल का, तो वह वाटर के साथ जो है अभिक्रिया करके, एक सेकेंड, देखिए धातु जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड प्लस जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। वही अगर हम बात करें, यह जो है धातु जो है इसके साथ रिएक्शन करके जो है धातु का ऑक्साइड बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। और यह ऑक्साइड जो है प्राय जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। साथ ही साथ यह जल में अघुलनशील प्रवृत्ति का होता है। कुछ ही धातु का ऑक्साइड जल में घुल करके क्षारीय बनाता है। जनरली यह जो है अघुलनशील यानी कि पानी में नहीं घुलता है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें वाटर के साथ धातु का जो अभिक्रिया है, यह काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, हीट देता है, यानी कि उष्मा देता है, ठीक, यानी कि हीट निकलता है इससे, उष्मा जो है इस प्रोसेस से निकलता है, हीट निकलता है। अगर हम बात करें जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब इतना ज्यादा अभिक्रियाशील है कि हवा के संपर्क में आते ही जल जाएगा, या पानी में देंगे तो इतना ज्यादा
पानी अगर इस पे पड़ेगा तो इतना तेजी से अभिक्रिया करेगा, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि देखिए हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है, और हाइड्रोजन गैस अभी अभी बताया काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है कि उसमें आग पकड़ लेता है। तो इसको हवा और पानी के संपर्क से बचा करके रखा जाता है, ठीक। और हवा और संपर्क केरोसिन, इसलिए इसे हम केरोसिन में देते हैं। काफी ज्यादा अभिक्रियाशील रिएक्टिव एलिमेंट है ये सब। वही अगर बात करें कुछ कुछ जो है ठंडे जल से, तो ये भी कुछ कुछ जो है नॉर्मल यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर, ये सब जो है ठंडा ठंडा टेम्परेचर पे भी अभिक्रिया कर लेगा। और कुछ कुछ जो है नॉर्मल टेम्परेचर के साथ करते हैं। अगर हम बात करें आयरन का, जिंक का, एल्युमिनियम का, ये सब। वही अगर कुछ कुछ जो है गर्म जल के साथ, जैसे कॉपर, कॉपर जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कॉपर का ऑक्साइड, ठीक ना, CuO, कॉपर का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कॉपर का ऑक्साइड काला परत बन जाता है, उस पर काला लेयर, ठीक। वही अगर बात करें सोना चांदी का, सोना चांदी, प्लेटिनम, ये सब गर्म जल के, इवन भाप के साथ भी, हीट जो काफी ज्यादा पानी को गर्म कर देंगे, भाप बना देंगे, फिर भी जो है इनसे ये जो तत्व है जो रिएक्टिव सबसे कम ज्यादा सबसे कम रिएक्टिव है, यह कभी भी पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो पानी के भी साथ अभिक्रिया करने का ये लोग का रेट अलग अलग है। कोई जो है ठंडा पानी के साथ भी कर लेगा, कोई नॉर्मल टेम्परेचर वाले के साथ करेगा, कोई गर्म गर्म पानी से, कॉपर गर्म पानी से, कोई इवन भाप भी देंगे पानी का बना के, फिर भी अभिक्रिया नहीं करेगा। वही अगर बात करें कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो हम ये देखते हैं जो हमारे पास अम्ल है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वही अगर बात करें कि नाइट्रिक अम्ल इतना ज्यादा ऑक्सीकारक होता है, यह जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तो बनाएगा ही, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस नहीं बना करके इस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है, क्योंकि यह काफी ज्यादा क्या है, ऑक्सीकारक अम्ल है। यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बना देगा, इसको पानी में कन्वर्ट कर देगा। तो हम याद रखेंगे जो धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, लेकिन नाइट्रिक अम्ल के केस में कुछ और ही है, यह हाइड्रोजन नहीं दे करके उसका ऑक्सीकरण कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता। वही अगर बात करें धातु का जो लवण है, अन्य धातु के लवण के साथ अभिक्रिया, मान लीजिए एक कोई धातु जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, और बी धातु का लवण ये धातु बी और उसके साथ इसका ये सॉल्ट है, लवण है, जब भी इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये कम अभिक्रियाशील वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी विस्थापित कर देगा, और ये ए का लवण बन जाएगा और बी धातु अलग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़े थे। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है, उसके स्थान से उसे हटा देता है। वही अगर हम धातु और अधातु का रिएक्शन का बात करें तो हम जानते हैं कि जो धातु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो अधातु होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो जब भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जैसे धातु में है, यह ट्रांसफर कर देगा कम इलेक्ट्रॉन के पास, ताकि इसके पास कमी था तो इसका कमी पूर्ति, और इसके पास एक्सेस था तो अब ये भी न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार होता क्या है कि ये दोनों आपस में बैलेंस तरीके से रहते हैं। हम इसको अब भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो हम ये जो सोडियम जो है, सोडियम एक धातु है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखिए सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अगर हम उसको इस प्रकार से बांटे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर बांटे, तो पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर अंतिम में 1 आ गया। हम जानते हैं कि अष्टक का नियम, अगर हम नहीं जानते हैं तो हम आने वाले चैप्टर पे हम पढ़ेंगे। अगर आप बेसिक जानते होंगे तो ये चीज जानते होंगे। इस प्रकार इसका जो है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 चाहिए, तो यहाँ 8 तो यहीं तक हो गया, 1 यहाँ ज्यादा है,
यह एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, त्याग करेगा, किसी दूसरे को दे देगा, ट्रांसफर कर सकता है। वही अगर क्लोरीन का बात करें, एक अधातु है यह, और यह जो है क्लोरीन जो है देखिए परमाणु संख्या 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 8 7, यानी कि यहाँ जो है अंतिम में 8 यहाँ तो है लेकिन यहाँ क्या है 7 है। ये 7 वाला या तो हट जाए या तो इसमें एक और ऐड हो जाए, तो कहीं कहीं 7 हटना इम्पॉसिबल है, तो एक कम से कम इसे मिल जाए, यानी कि एक की यहाँ क्या दिख रही है हमें, कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये सोडियम अपना जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा किसको, इस क्लोरीन के पास जिसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक माइनस वाला गया तो इस पे क्या आ गया, ऑटोमेटिक एक प्लस आ गया, क्योंकि प्रोटॉन तो उतना ही था। प्रोटॉन कितना था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, पर अब जो है कि 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक प्लस वाला तो दिख जाएगा, एक प्रोटॉन तो दिखने लगेगा, वही है। वही अगर यहाँ बात करें तो ये माइनस वाला चार्ज इसके पास आ गया, तो ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज दिखा रहा है इस पे। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर के धातु और अधातु जो है अभिक्रिया करते हैं, और जो इस प्रकार का जो बॉन्ड बनता है इसको आयनिक बॉन्ड, आयन के रूप में ये दोनों है, आयनिक बॉन्ड है, और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, NaCl बन जाएंगे, साधारण नमक, ठीक, टेबल सॉल्ट बन जाएंगे, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। इस प्रकार जो हम धातु क्या है, फिर धातु का जो गुण है, चाहे भौतिक गुण हो, फिर जो है रासायनिक गुण है, साथ ही साथ हम अधातु को भी हम यहाँ देख लिए, अधातु का भी हम भौतिक गुण ये सब देख लिए। अब जो है हमारा टॉपिक है वो है धातु को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, ठीक ना, उसको प्राप्त करने का मेथड यानी कि तरह तरह का विधि जो है उसको देखेंगे, और कौन सा अयस्क से कौन सा धातु को प्राप्त करते हैं। देखिए ये सब टॉपिक से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसी में हम मिश्र धातु ये सब को भी देखेंगे, जहां से देखिए हम उसी चीज को पिक आउट करेंगे जहां से हमारा मैक्सिमम जो है कंसेप्ट क्लियर हो, साथ ही साथ जो है ज्यादातर क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो चीज हमारा क्लियर हो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।